हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ कौन में। और मैं लेके आया हूँ कक्षा 7वीं का अगला वीडियो, जहाँ पे है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना। तो हमने ऐसी कई वीडियो के बारे में पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, जहाँ पे मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के अवयवों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जैसे कि बिनना, छानना, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन इत्यादि। इन विधियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसे पदार्थ जिनके अवयव किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किए जाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। किंतु सभी पदार्थ मिश्रण नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होती है जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पदार्थों की संरचनाएं कैसी कैसी होती है, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। तो मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों की को एक अन्य विधि से पहचाना जाता है, वह है गर्म करने पर उनका अवस्था परिवर्तन। शुद्ध पदार्थों में अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि किसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और साथ ही साथ वो मिश्रण है कि शुद्ध पदार्थ। यह उनमें उपस्थित अवयवों के अनुपात पर निर्भर करता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जो एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है, यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जहाँ पे है देखो, बीकर, नीला तोथा, लोहे की आलपीन और तथा पानी एक क्रियाकलाप है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लेकर नीले थोथे का विलयन तैयार करते हैं। इस विलयन में लोहे के 4-5 आलपीनें डाल देते हैं। विलयन को 1 घंटे के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। क्या आलपीन में किसी रंग प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है? क्या विलयन का भी रंग बदल जाता है? यहाँ आलपीन का रंग परिवर्तन नीला तोथे में पाए जाने वाले तांबे के आलपीन पर एकत्रित हो जाने के कारण होता है। आलपीन का जो रंग है वो चेंज होता है आलपीन नीला तोथा में उपस्थित तांबे की वजह से। इस तांबे के नीले तोथे से हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ता है। नीला तोथा के विलयन में लोहा डालकर तांबा एक निश्चित मात्रा में ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि नीला थोथा के 160 ग्राम में केवल 64 ग्राम ही तांबा पाया जाता है। अर्थात तांबा नीला थोथा का क्या है, एक अवयव है जो उसमें एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है। अतः नीला थोथा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यौगिक में उसके अवयव हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं, जबकि मिश्रण में अवयवों का निश्चित अनुपात नहीं होता है। दैनिक उपयोग किए जाने वाले यौगिक जैसे कि पानी, शक्कर, नमक इत्यादि हैं, जबकि मिश्रण विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे कि मिश्रण के देखे प्रकार हैं, टोटल 6 प्रकार। गैस में गैस का मिश्रण होता है, वायु, बहुत सारी गैसें मिलकर क्या बनाती है, वायु बनाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। फिर उसके बाद है द्रव में गैस, तो सोडा वाटर जो पीते हैं हम लोग, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। साधारण जल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, जिससे ही तो जलीय पेड़ पौधे या जीव जंतु ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं से द्रव में द्रव का विलयन, नींबू का रस और पानी। द्रव में ठोस का विलयन, समुद्री जल या शक्कर का विलयन, जिसको हम जल पे खोलते हैं। ठोस का ठोस विलयन, मिश्र धातु जैसे कि पीतल और कांसा, जिसका बर्तन हम उपयोग करते हैं। गैस में ठोस का मिश्रण, धुआं। फिर इसके बाद है वे पदार्थ जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है उसको बोलते हैं तत्व। ये मैंने पहले ही बता दिया है। और तत्व से और अधिक अवयव किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य तत्व जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब क्या है, तत्व के उदाहरण हैं। अब तक 114 तत्व आवर्त सारणी में ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से 92 प्रकृति में हमको पाया गया है, और शेष तत्व जो है वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला पे बनाए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तत्वों में कौन कौन से गुण होते हैं और वो कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो आगे है, तत्वों के गुणों के आधार पर उन्हें धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ये प्रायः ठोस होती है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा। किंतु पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जैसे कि ठोस में गंधक होता है, द्रव में ब्रोमीन और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अधातु बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से रासायनिक क्रिया से क्या होता है, यौगिक बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके पानी यानी कि H2O, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों को मिला दें तो क्या होता है, यहाँ पानी नहीं बनता है। पानी तभी बनता है जब उनके बीच क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो हवा क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है।
जहाँ जिसको हम समझने वाले हैं। तत्व और यौगिक या मिश्रण क्या है, तीनों में से कोई एक है। तो हवा को 200 वर्ष पहले तक एक तत्व ही माना जाता है, किंतु वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि हवा तत्व नहीं बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इनका अनुपात अलग अलग है। अगर अनुपात एक होता तो यौगिक होता, अलग अलग अनुपात में है, इस वजह से क्या है, ये मिश्रण है। तत्व और यौगिक के कणों के आधार पर इन्हें क्या किया गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं, अलग अलग पदार्थ के कण अलग अलग प्रकार के होते हैं। पानी में उपस्थित सभी कण के समस्त गुण एक जैसे होते हैं, किंतु पानी के कण और लोहे के कण के जो गुण हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यह कण इतने छोटे हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। नमक का एक क्रिस्टल एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के यह जो कण हैं उसको क्या बोलते हैं, हम अणु कहते हैं। अणु एक परमाणु और एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसे तत्व कहेंगे। ऑक्सीजन के 2 या परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। प्रत्येक अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो मैंने ये पूरा अंडरलाइन किया हुआ है दोस्तों। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हैं, और आप लास्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहिए, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर को पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ऑक्सीजन के अणु किस प्रकार होते हैं, 2 परमाणु मिलकर आपस में एक अणु बनाते हैं। उसी प्रकार गंधक का जो अणु है वहाँ पे टोटल 8 परमाणु होता है, सल्फर का अणु बनाता है। देखिए ये नौका जैसे दिख रहा है, इसको नौका संरचना भी बोलते हैं। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है जिसका प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के एक और क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे अपने से भी लिख दिया कि एक H और एक Cl इस तरीके से एक अणु का निर्माण करता है। इस यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के वे परमाणु क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे वह बना रहता है। जैसे कि HCl में इसको अलग कर दूंगा तो H परमाणु अलग और Cl परमाणु अलग, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, HCl का एक अणु बनाता है। पदार्थ अणुओं तथा परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में अणु की व्यवस्था होती है, आइए इन्हें जानते हैं। ठोस वस्तु जैसे कि संगमरमर, लोहा इत्यादि कण एक दूसरे के निकट और व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होते हैं। इन कणों में गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ठोस कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अवयवी कण एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं और निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। द्रव के कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, इस कारण इनमें इसे कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। ये कण एक दूसरे के पास गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति करते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं ये उसका आकृति ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इसका आकर्षण बल कम होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते, कम होता है। अब जान लेते हैं गैस के बारे में। आइए देखते हैं गैस होता क्या है। तो गैस के कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ठोस एवं द्रव की तुलना में इसके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जिन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार ये ग्रहण कर लेता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। देख लीजिए ठोस की आकृति किस प्रकार होती है, द्रव को किस प्रकार अलग अलग आयतन में ले सकते हैं, और यहाँ पे गैस के कण को देख लीजिए ये भी कितने दूर दूर हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे किमियागरों के संकेत, किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए संकेत का उपयोग किया जाता था। प्रचलन लंबे समय से है इसका प्रचलन। प्राचीन काल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोना एवं अमृत बनाने का प्रयास किमियागरों द्वारा किया गया। वे अपने ज्ञान को गुप्त रखने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। वे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं, तत्व, यौगिक मिश्रण की क्रियाओं के लिए भी संकेतों का उपयोग करते थे, जो कि कुछ संकेत यहाँ पे दिया हुआ है। साधारण नमक को वो सिंपल लाइन से संकेत द्वारा दिखाते हैं। कई बार एक ही पदार्थ को व्यक्त करने के लिए किमियागरों ने अलग अलग संकेत होते थे। जॉन डाल्टन ने कई वर्षों बाद संकेतों द्वारा यौगिक के सूत्र बनाए, और डाल्टन के संकेत निम्नानुसार है। देख लीजिए यहाँ पे सोना एक गोलाकार है और एक बिंदी है। चांदी पे देखिए चांद का आकार है। लोहे में एक नुकीला हिस्सा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है किमियागरों का जो संदेश है। साथ ही साथ देखिए कार्बन को पूरे काले कलर से, शीशे को L से,
और ऑक्सीजन पूरा सफ़ेद है और गोल्ड जो है उस पर लाइनिंग दिखाया गया है। ये डाल्टन का क्या है, संकेत है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद है संकेत। दैनिक जीवन में हम आवश्यकता अनुसार निम्न नामों व संकेतों का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के लिए NH, सीधा रास्ते के लिए सीधे तीर का निशान। अब तक 114 तत्व हैं और उनसे बने लाखों यौगिक ज्ञात किए जा चुके हैं। हर बार उनके बारे में बताते समय उसका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिक इन तत्वों तथा इनसे बने यौगिकों को प्रदर्शित करने के लिए संकेतों और संकेतों के समूह का प्रयोग करते हैं। यह संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो वर्तमान में स्वीडन के वैज्ञानिक J.J. बार्जिलियस द्वारा दिए गए संकेतों का उपयोग तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो इसके सुझाव, उन्होंने ये जो सुझाव दिया, किसी भी तत्व और संकेत लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह लगभग बोली जाती है। तत्व को के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, देखिए SULPHUR में S को लिया गया है, सल्फर, हाइड्रोजन का H, जिन्हें दीर्घ लिपि यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाए। अब एक ही अक्षर के एक से अधिक तत्व निर्भर हैं, यानी कि एक नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्फ़ाबेट में उसी से ही प्रारंभ होता है, जिसे क्या किया गया है, एक पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर प्रतीक निर्धारित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल लेटर के साथ दूसरा अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे कि कार्बन C से शुरू होने वाला शब्द है, कैल्शियम भी, क्लोरीन भी, कोबाल्ट और क्रोमियम। तो सब के लिए हम C का उपयोग नहीं कर सकते, तो कैल्शियम के लिए C के साथ L लगाया गया है, कैल्शियम, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए CO और क्रोमियम के लिए Cr, और इस तरीके से इसका जो नाम संकेत है वो लिखा गया। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बोरॉन B, फ्लोरीन का F, हीलियम का He। बहुत सारे तत्वों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके संकेत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप क्या कर लीजिएगा, पेज पे लिखिएगा कॉपी पे अपने, और इसको याद कीजिएगा, आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है। कुछ तत्वों के नाम उसके ग्रीक और लैटिन नाम पर आधारित है, जैसे कि सोडियम का संकेत SO ना होकर Na है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। इसी प्रकार कुछ नाम और सारणी पे क्या किया गया, दिया गया है, देख लीजिए, जैसे कि पोटेशियम को K से, क्योंकि कैलियम है इसका नाम, लैटिन नाम, चांदी, सिल्वर Si होना चाहिए, लेकिन इसका Ag है, अर्जेंटम नाम है, अर्जेंटेनम। तांबा, कॉपर, तो कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, इसलिए Cu का यूज़ करते हैं। टीन को स्टैनम बोलते हैं, Sn। गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, इसलिए Au। ऐसे बहुत सारे तत्व देख लीजिए एकदम ध्यान से आप। और अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जहाँ पे हम जानेंगे इसका सूत्र क्या होता है। संकेत द्वारा बनाए गए किसी भी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत पीछे पादप में उनके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु रूप में और कुछ अणुओं के रूप में मिलते हैं। परमाणुओं के रूप में तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हीलियम He, या एक परमाणु से बना होता है, इसलिए इसका सूत्र भी He होगा। ऐसे तत्वों के सूत्र जिसे पदांक 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी तत्व के अणुओं के रूप को लिखने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का को अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे कि क्लोरीन Cl2, यहाँ पे देख लीजिए, फास्फोरस P4, क्लोरीन Cl2, इस तरीके से चित्र में बढ़िया दिखाया गया है। अब जैसे कि क्लोरीन दो परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए क्लोरीन की जो परमाणुकता है वो Cl2 है। क्लोरीन अणु को दर्शाने के लिए Cl के पीछे पदांक यानी कि नंबर्स का यूज़ करेंगे हम 2, और वो क्या करेंगे, उसको Cl2 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन, ओजोन को N2I2O2 द्वारा दर्शाया जाता है। फास्फोरस को P4, सल्फर को S4 से दर्शाते हैं,
अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। इसी प्रकार परमाणुओं की संख्या देकर आसानी से तत्वों का सूत्र लिख सकते हैं। सूचनाओं के आधार पर खाली स्थान को भर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे कि Br की परमाणुकता 2 होती है, तो Br2 के रूप में लिखते हैं इसके सूत्र को। आयोडीन को भी I2 के रूप में लिखते हैं, सल्फर को S8 के रूप में लिखते हैं, लिख लीजिएगा आप। ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं और हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं। सभी यौगिक अनुरूप में ही पाए जाते हैं, उनको अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि हमें ज्ञात है कि यौगिक दो से अधिक तत्वों से मिलकर निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है, अतः उनका अणुसूत्र लिखने से पहले यह जानना पड़ता है कि किन किन तत्वों से बना हुआ है वो यौगिक और इनके तत्वों में कितने परमाणु उपस्थित है, उसकी परमाणुकता क्या है। तो हम एक पानी के उदाहरण समझते हैं। एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु संयोग से बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन रहेगा और 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलकर क्या होता है, ये बनता है देख लीजिए, यहाँ पे बढ़िया अणुसूत्र का चित्र दिखाया गया है। इसके बाद है सारणी, जहाँ पे आपको अणुसूत्र बनाना चाहिए। सल्फर, ऑक्सीजन और SO2 है। पहले SO2 को दिया गया है, 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन SO2। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। HS और O का 2:1:4। फिर नाइट्रिक अम्ल में HNO3 रहेगा, O3 है, देख लीजिए यहाँ पे। और इसी तरीके से मैंने पूरे अनुपात लिख दिए हैं, उससे आप अणुसूत्र को भी लिख दिया हूँ। इसको इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। एक तत्व के यौगिक 1 से अधिक अणुओं तथा किसी तत्व के 1 से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणुसूत्र परमाणु के संकेत के पहले वहाँ लिख दिया जाता है। जैसे कि हम 2 टाइम्स NH4Cl लिखते हैं, अर्थात NH4Cl 2 अणुओं से है। 2 टाइम्स O2 अर्थात ऑक्सीजन के 2 अणु, 2 टाइम्स Ca अर्थात कैल्शियम के 2 परमाणु। क्रियाकलाप: लौह, चूर्ण, गंधक, परख नली, गर्म करने का साधन। एक परख नली में लोहे के चूर्ण और गंधक को लेकर गर्म करेंगे। इस क्रिया को आप क्या कर लीजिए, अवलोकन कीजिए। जब लोहा और सल्फर के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब एक नया यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड। यह किसी प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, हमको बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बन रहा है। इस अभिक्रिया के संकेतों और सूत्रों के माध्यम से इस प्रकार लिखा जा सकता है: Fe+S, FeS, आयरन और सल्फर मिलकर आयरन सल्फाइड बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर के पदार्थ को हम बोलते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, और दाहिने तरफ के पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल। तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारक और तथा उत्पाद 1 से अधिक है, उनके बीच जोड़ यानी कि धन का चिन्ह लगाया जाता है। अभिक्रिया की दिशा दिखाने हेतु तीर के निशान को बताया जाता है। अभिक्रिया की जानकारी देने हेतु ऊपर या नीचे भिन्न पदार्थों जैसे कि गर्म करना, किसी अन्य पदार्थों की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश आदि को उसी तीर के निशान के ऊपर लिखा जा सकता है। जैसे कि Fe और S अभिकारक है, जो कि FeS बना लेगा गर्म करने पर। तो ये हो गया एक अभिक्रिया, ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। और इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, सब बैलेंस है, एक एक अणु है। जैसे कि H2O2, अब क्या होगा, H2O2 में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग अलग 2 ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस क्रिया के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है, पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु जबकि दाहिने ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। हम बाईं ओर पानी के 2 अणु लेंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी, परंतु इससे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समीकरण में दोनों ओर असमान हो जाती है। तो इसको कैसे बैलेंस करें, यानी कि 2 टाइम्स H2O ले लूँगा तो 2 टाइम्स H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, ये लास्ट वाला लाइन देखिए, और 1 O2, इस तरीके से पूरा बैलेंस्ड होगा। और 2 टाइम्स H2O को जब मैं विद्युत अपघटन कराऊंगा तो 2 टाइम्स H2 और O2 में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो अभिक्रियाएं हैं उसको क्वेश्चन है
उसको मैंने पीछे टिक लगा दीजिए। आप क्या कर दीजिएगा, उसको देख के लिख लीजिएगा। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1776 में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना कार्य शिक्षण के द्वारा ही गांव की एक शाला में प्रारंभ किया। 7 साल तक वहां पढ़ाते रहे। शाला के प्राचार्य बने। 1993 में वह विद्यालय में गणित, भौतिकी और रसायन का अध्यापन करने मैनचेस्टर चले गए। कुछ समय बाद इस पद से त्यागपत्र देकर वापस वो लौट आए और वैज्ञानिक शोध कार्यों में उन्होंने क्या किया, उत्पादन करते गए, शोध कार्य करते गए। सन 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु का नाम दिया और नाम प्रदान करने वाले रसायनज्ञों में वह सबसे आगे थे। डाल्टन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि किसी भी तत्व के परमाणु एक व्यवहार करते हैं। तत्व की कल्पना अति सूक्ष्म, कठोर है, ठोस कणों के रूप में किया गया है। डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणुओं को किसी संकेत द्वारा, प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव प्रस्तुत किया। डाल्टन की मृत्यु सन 1844 में हो गई। हमने सीखा, तो यहाँ पे देखिए हमने सीखा में बहुत सारे हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, इनके उदाहरण, पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको तो यहीं मिल जाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि तत्वों के नाम और संकेत को सही जोड़े मिला, जैसे कार्बन का सी होता है, सल्फर का एस, क्लोरीन का Cl, मैग्नीज का Mg, जिंक का Zn, गोल्ड का Au, सोडियम का Na, आयरन का Fe और पोटेशियम का K। आप क्या कर लीजिएगा, सबको पूरा टिक लगा दीजिएगा, मोस्ट MP है। तत्वों के नाम और परमाणुकता में सही संबंध, तो मैंने 2 को टिक लगा दिया। दोस्तों आयोडीन का 2 होता है, सोडियम का होता है 1। अब बताइए कि सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 8 और फास्फोरस का होता है 4। आप लिख लीजिएगा ध्यान से सुन के इसको। फिर खाली स्थान है, पारा धातु सामान्य ताप पर भी द्रवावस्था में पाया जाता है। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, सत्य बात है। वायु एक गैसीय मिश्रण है। पदार्थ की गैसीय अवस्था को आसानी से दबाया जा सकता है, ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को यानी कि समीकरणों को संतुलित कीजिए। जहाँ पे Mg+O2 दिया है और MgO बताया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो इसको हम कैसे लिखें, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम में 2 का गुना कर दूंगा, यानी 2Mg+O2। यहाँ पे मैंने लिख दिया बड़ी से 2MgO, इसको आप बढ़िया नोट कर लीजिएगा। N2H2NH3 बनाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 है। तो मैं क्या करूँगा, N2 लिखूँगा और 3 टाइम्स क्या कर दूँगा, H2 ले लूँगा। इस तरीके से 2 टाइम्स NH3 बन जाएगा। फिर SO3 SO2 और O2 भी बनाता है, लेकिन O तो 3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 बार दिखा रहा है, SO2 में 2 बार और O2 में भी 2 बार। तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा SO3 में, इससे 2 टाइम्स SO2 और O2 बन जाएगा और ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। फिर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पे शब्द दिए रहेगा, उसको पढ़कर आपको रासायनिक अभिक्रिया बनाना है। जैसे कि सल्फर का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 1 अणु से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड का 1 अणु बनाता है, जैसे कि H+O2 SO2। जिंक का 1 परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणुओं से संयोग करके जिंक क्लोराइड तथा 1 अणु एवं हाइड्रोजन का 1 अणु बनाता है, जैसे कि Zn+2 टाइम्स HCl, ZnCl2H2। निम्न को परिभाषित कीजिए। तत्व एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर बने यौगिक, एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बना तत्व कहलाता है। पदार्थ जो है वो, और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के तत्वों या अवयवों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। तत्व और यौगिक के 3 उदाहरण मैंने पीछे टिक लगा दीजिए, आप लिख लीजिएगा। और अभी तक आपने समझ ही गए होंगे कि तत्व और यौगिक क्या होता है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और दे दिया गया, अंतर स्पष्ट कीजिए तत्व और यौगिक, मिश्रण और यौगिक। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।